गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल के छठे अध्याय जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो मैंने चौथी वीडियो डाली थी उसमें पाचन तंत्र के बारे में बताया गया था और बताया गया था कि पाचन तंत्र को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। तो इसमें पहला भाग होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है आपका पाचक ग्रंथियाँ। तो आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल वाले हिस्से का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समझ पाएँ। और इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, तो इसे ध्यान से नोट करते चलें और समझते चलें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य का पाचन तंत्र इसे दो मुख्य भागों में भाग होते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। अगर हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल यहाँ चित्र के माध्यम से देखें। आहार नाल मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक या मल द्वार तक का हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। अब इस आहार नाल में जब विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ मिल जाती हैं तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। कभी कभी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, तब भी इसी को बना देंगे आप। और अगर पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाइए, तब भी इसी फिगर को ही बनाएंगे। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आहार नाल की, तो आहार नाल में कुछ मुख्य भाग हैं। तो आहार नाल के जो भाग हैं उनको देखते चलें, समझते चलें। आहार नाल के यहाँ पर मैंने ABCD करके 6 मुख्य भाग लिखे हुए हैं। पहला भाग मुख एवं मुख गुहा। आहार नाल का जो शुरुआती भाग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो मुख और मुख्य गुहा की बात करते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। हमारा जो लिप्स होठ है वो जो बोलता है, उसके पीछे दांत के पीछे जिह्वा, लार ग्रंथियाँ और एक छोटा सा खाली स्थान होता है जिसको हम लोग कैविटी कहते हैं। तो उसे हिंदी में हम लोग गुहा कहते हैं। कैविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुहा। तो उसी को ही कहा जा रहा है मुख और मुख गुहा। तो मुख और मुख गुहा में कुल 4 लोग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। दांत, जिह्वा, दांत हो गया पहला, दूसरा जिह्वा, लार ग्रंथियाँ, घाटी या इसको हम लोग एपिग्लैटिक्स कहते हैं या ललरी भी कहते हैं, जो गले में घंटी की तरह लटका होता है। और एक प्रचार आता है विक्स की गोली लो, तो उसमें एक जो जीवाणु को दिखाया जाता है, बैक्टीरिया को दिखाया जाता है, वो उस घंटी को पकड़ के लटकता है झूमता हुआ। तो उसी घंटी को या एपिग्लैटिक्स, उसी को क्या कहते हैं, घाटी या एपिग्लैटिक्स। अब उसके बाद होता है ग्रास नली। तो एपिग्लैटिक्स के पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। एपिग्लैटिक्स के पीछे वाला हिस्सा जो घाटी है उसके पीछे वाला हिस्सा ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद एक लंबी पतली नली यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, इतनी बड़ी, ये आपका लगभग 1 बित्ते की होती है। ये आपका होता है ग्रास नली। ग्रास का मतलब होता है, ग्रास मतलब खाने वाला, नली मतलब नली। तो जो भोजन को मुंह के द्वारा कुछ पीस करके बारीक करके लुगदी बना करके अंदर की तरफ डाला जाता है और जिस पाइप के द्वारा वो आमाशय में पहुंचता है उसी क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली। फिर चौथा वाला पॉइंट आ रहा है आमाशय। आमाशय में अगर हम अपने ये बाएं हाथ को देखें तो बाएं हाथ के साइड में एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसे हम आमाशय कहते हैं। फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया ये आपका क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रास नली है। फिर ये डायफ्राम कहलाता है, इंग्लिश में इसे डायफ्राम कहते हैं और हिंदी में हम लोग तंतुपट कहते हैं। तो ये क्या करता है, ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को अलग अलग करता है। ये वक्ष गुहा हो जाता है और ये क्या होता है, उदर, ये आपका उदर गुहा हो जाता है। तो यहाँ जो पेट वाला हिस्सा होता है ये तंतुपट से अलग होता है और यहाँ ऊपर वाला वक्ष गुहा और नीचे वाला उदर गुहा। तो अब उदर में आपका क्या होता है, आमाशय। आमाशय जो होता है वो अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखाई देता है। अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखाई देता है और इसीलिए कभी कभी 1 नंबर का जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि मनुष्य के आहार नाल में वह कौन सा भाग होता है जो अंग्रेजी के जे के समान दिखाई देता है। तो आपको पता हो गया कि आमाशय मनुष्य के आहार नाल का वह भाग है जो जे आकार का दिखाई देता है। अब आमाशय के बाद अगर हम बात करें तो आती है छोटी आर। तो आमाशय से जैसे ही यहाँ से ये नली स्टार्ट होती है और यहाँ तक, तो आमाशय से
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो नली होती है वो पतली होती है, ये छोटी आंत कहलाती है। और इसका माप जो होता है, इसकी लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है। नाम भले छोटा है लेकिन ये सब आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, कुंडलित होता है। और इसकी लंबाई लगभग 5.5 मीटर होती है, 6.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बड़ी आंत का हिस्सा आता है। बड़ी आंत ये फूला हुआ संरचना है। इस फूली हुई संरचना में ये लगभग 1.5 मीटर के आसपास की होती है और इसके 3 भाग होते हैं, ये भी बताया जाएंगे आपको। यहाँ पर लिखे हुए हैं वैसे उंडुक को हम लोग सिकम कहते हैं, ये पहला भाग होता है और इसी में परिशेषिका लगी होती है। दूसरा वर्ग तो होता है बृहदात, तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है उल्टा यू के आकार का, ये होता है बृहदात। इसको हम लोग अंग्रेजी में कोलन कहते हैं। उसके बाद मलाशय आता है। ये जो फूली हुई संरचना है वो मलाशय होती है, इसको अंग्रेजी में हम लोग रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ग्रहणी में मनुष्य का मुख्य रूप से पाचन होता है। और आप ग्रहणी के बाद इलियम, जहाँ पर यहाँ पर शेषांत लिखा हुआ है, इलियम जो छोटी आंत का ही भाग होता है, उसमें मनुष्य के पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। तो मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से वो कहाँ होती है? ग्रहणी में। और मनुष्य के पाचन तंत्र में जो अवशोषण की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है? वो कहाँ होती है? इलियम में। और ग्रहणी का आकार अंग्रेजी के सी के अक्षर के समान होता है। ग्रहणी का आकार अंग्रेजी के सी के अक्षर के समान होता है। अब बात करते हैं, ये तो आहार नाल का भाग हो गया। अब पाचक ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। तो पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय आती है। पाचक ग्रंथियों में 4 आते हैं, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो इनके बारे में अब हम लोग 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। एक बार ध्यान से फिगर देख लीजिए। अब फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता चला जाऊंगा और सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मुख और मुख गुहा। तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग कितना। अब समझाने के लिए इस दूसरे बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर बाद में आप इस बोर्ड को हटा भी दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले हमारे क्या आ रहा था? मुख और मुख गुहा। जैसा कि फिगर में देखिए यहाँ लिखा हुआ मुख और मुख के पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? मुख गुहा। मुख और मुख के पीछे वाला हिस्सा मुख गुहा। तो मुख गुहा में कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहला आता है मुख गुहा में आपका दांत। कौन आता है? दांत। तो आपको पता है वयस्क मनुष्य में, किस मनुष्य में बेटा? वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32। अगर हम इसकी बात करें, एक एक पॉइंट्स हैं, सुनते चलिए, थोड़ा सा आपको आसानी भी होगा और याद भी जाएगा। वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य में दांत पूरे जीवन काल में 2 बार निकलता है और ये जबड़ों के गड्ढे में धसे होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्ददंती कहते हैं। और मनुष्य में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मतलब मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के, इसलिए इसे हम लोग विषम दंती भी कहते हैं। तो अब इस आधार पर दांत के इस श्रेणी के आधार पर दांत मनुष्य को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मनुष्य एक द्विबारदंती प्राणी है। मनुष्य एक द्विबारदंती कौमा विषम दंती कौमा गर्ददंती प्राणी है। अर्थात मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलती है। ये दांत कई प्रकार की होती हैं और ये दांत गड्ढे में स्थित होती हैं। तो ये जैसे देख लें आप लोग, अच्छा कि कैसे कैसे कौन कौन से दांत हैं। अगर हम दांत की बात करें तो वयस्क के बाद बच्चों की अगर बात करें लोग, तो बच्चों में जो दांत होते हैं वो होते हैं 20। अब ये कैसे होते हैं इसको देख लीजिए। मनुष्य में जो दांत के प्रकार होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं बेटा मनुष्य में दांत के प्रकार? 4 प्रकार के। तो ये जो 4 प्रकार के दांत हैं इनके अपने अपने नाम हैं और अपने अपने कार्य हैं। तो कार्य के आधार पर इनको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला इसमें अगर देखें हम लोग तो कृतंक है। क्या है पहला? कृतंक। कृतंक को हम लोग क्या कहते हैं? कृतंक को अंग्रेजी में हम लोग इंसीजर कहते हैं। कृतंक हम लोग यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा फटाफट लिखते हैं। कृतंक इंसीजर। इंसीजर की संख्या होती है वो 2 होती है, 2/2। फिर इसके बाद क्या रह रहे हैं? अब 2/2 कैसे हो रहा है ये देख लीजिए आप। अगर ये हमारा जबड़ा है, ये हमारा क्या हो? जबड़ा। और अगर हम जबड़े को 2 भागों में, ये एक निचला जबड़ा है मान लीजिए, तो इसी प्रकार से एक हमारा ऊपरी जबड़ा भी होगा और इन दोनों जबड़ों को हमने क्या किया? 2-2 भाग में बांट दिया। तो कुल कितने भाग हो गए बेटा जबड़े के? 4 भाग। मैं लिख दे रहा हूँ 1 2
3, 4, ये 4 भाग हो गए। हम एक जबड़े को लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोगों ने ये जबड़ा लिया, तो सबसे पहले आता है कृतंक। कृतंक के बाद दूसरा नंबर पर कौन सा आता है आपका? कृतंक के बाद आता है आपका रदनक। रदनक को हम लोग कहते हैं कैनाइन। फिर इसके बाद होता है अग्रचवर्णक, फिर उसके बाद होता है चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। फिर से सुन लीजिए इनका नाम। पहला है आपका कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो अग्रचवर्णक को हम लोग प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक को मोलर कहते हैं। तो इनकी संख्या कैसे वयस्कों में 32 होती है और बच्चों में इनकी संख्या कैसे 20 होती है, ये दांत देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके 2 दांत आगे के निकलते हैं, तो 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, कुल 4 दांत निकलते हैं। तो कुल 4 जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वो कौन होते हैं आपके? कौन से होते हैं बेटा? कृतंक। तो कृतंक को हम लोग इंसिजर कहते हैं। तो 2 और 2 मतलब एक साइड में 2 और एक साइड में 2, 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, अब आपका आता है कैनाइन। कौन आता है बेटा? कैनाइन। कैनाइन एक नोकीला सा दांत होता है जो कि अक्सर करके कार्निवोरस मतलब मांसाहारी प्राणियों में बहुत विकसित होते हैं। और हम तो मांसाहारी प्राणियों को बहुत पास से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे आसपास बिल्ली और कुत्ते को देखेंगे तो उनके साइड में दांत निकले होते हैं, एक इधर और एक इधर, और जीभ बीच से बाहर लटकी रहती है और सांस लेते रहते हैं जीभ निकाल करके। तो ये जो दांत नुकीले नुकीले होते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपका? वो होते हैं आपके कृतंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, वो क्या होते हैं आपके? वो सब आपके होते हैं रदनक। रदनक को क्या कहते हैं? कैनाइन। तो कैनाइन वाली जो दांत एक नोकीली सी दांत होती है। कैसी नोकीली सी? ये एक नोकीली दांत होती है जो दोनों साइड में निकली होती है। अब इसके बाद आता है आपका अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या होती है 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। ये क्या करता है? ये चीज़ों को तोड़ने का काम करता है। ये चीज़ों क्या करता है? तोड़ने का। जैसे आप लोग कभी न्यूज़ चैनल टीवी वगैरह देख रहे होते हैं तो उसमें एक ऐड आता है, एक प्रचार आता है, उसमें एक बुजुर्ग होता है, एक छोटी बच्ची होती है, अखरोट लेके आती है, तो एक दादाजी होते हैं, वो अपना दांत में लगा करके तोड़ देते हैं। तो वो जो तोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है प्रीमोलर। कौन करता है बेटा? प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम लोग इंग्लिश में इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए और समझ। तो ये आपका 1/1 हो जाएगा और प्रीमोलर 2/2, ये तोड़ने का काम करते हैं। फिर से देख लीजिए इनका कार्य क्या है। इंसीजर, इसका काम होता है काटने का। ये आगे के दांत होते हैं, जैसे खरगोश के, गाय के या छोटे छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो वो काटना शुरू करते हैं। या हम लोग बड़े लोग कहें तो एग रोल या रोटी को रोल करके हम लोग नमक रोटी के साथ भी लगा कर खाते हैं, तो वो भी काटने का काम, तो आगे से काटते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन का काम होता है फाड़ना। जब मांसाहारी प्राणी की मैं बात कर रहा था तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सभी के बड़े बड़े दांत साइड से निकले होते हैं। अगर हम लोग शाकाहारी की बात करें तो जैसे ऊख वगैरह को हम लोग छीलना होता है तो हम लोग साइड से एक बड़े बड़े दांत से लगाते हैं और फिर छील पाते हैं। तो ये जो फाड़ने का काम करता है वो कैनाइन करता है। उसके बाद आता है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर काम तोड़ने का। और उसके बाद आता है आपका मोलर। मोलर 3 होते हैं संख्या में, एक साइड में, एक तरफ संख्या में 3, इनकी संख्या 3 होती है और इनका काम होता है किसी भी चीज़ को पीसने का। अब देखिए अगर इनकी गिनती कर लें, आप एक भाग की गिनती कर लें तो कितनी संख्या आपको मिलती है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब एक साइड में 8 दांत, तो दूसरे साइड में भी कितना? 8, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8। अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या कितनी आती है? 32। अब इसका फार्मूला जो होता है वो उसको इस तरह से लिखते हैं। अगर हम लोग 32 की बात करें तो इसका फार्मूला, सूत्र, अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो सूत्र इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 21 23 बटे 21 23। ये किसके लिए है बेटा? ये सूत्र है वयस्कों के लिए, जहां पर दांतों की संख्या कितनी हो रही है? 32 हो रही है। अब कैसे 21 23 हो रहा है? ये आपका हो जाएगा, ये आपका इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। तो इनकी अगर संख्या देखें तो इस तरह से आपकी संख्या सामने आ जाएगी। ठीक है बेटा? और ये आपकी संख्या आ जाती है 21 23 बटे 21 23। और बच्चों में ये मोलर वाला ऑब्सेंट होता है। बच्चों में मोलर वाला क्या होता है बेटा? ऑब्सेंट होता है। तब संख्या क्या आएगा? 21 20 बटे 21 20। क्यों? क्योंकि बच्चों में बड़े बड़े पार्टिकल्स को पीसने का कोई काम नहीं होता है। तो बच्चों में जो ये मोलर है, जिसको हम लोग चवर्णक कहते हैं,
वो उनकी संख्या क्या होगी, अनुपस्थित होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दांत सूत्र अगर देखना चाहे तो भी देख सकते हैं और लिखना चाहे तो भी। फिर से इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं ताकि आप लोग को लिखने में समझने में और आसानी हो जाए। वयस्कों के दंत सूत्र तो 2, ये इंसीजर बराबर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 गुणे 2 बराबर 32। ठीक है बेटा। उसी तरह से अगर हम बात करें तो बच्चों की बात करें, बच्चों के दंत सूत्र तो यहां पर हो जाएगा 2/2, गुणे 2 बराबर 20। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग को जो अगली चीज बताई जाएगी, इसमें हमारे पास लार ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं बेटा, लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जैसे कि आपको अगले वीडियो में बताया गया है कि लार ग्रंथियां हमारे शरीर में, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी बेटा, 3 जोड़ी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अगर हम लोग बात करें, इसके नाम को याद करने में बड़ा कठिनाई होती है कि कैसे नाम याद हो, क्या होगा। तो इसको अगर याद करना चाहो आप, बड़ा आसान तरीका है इन लार ग्रंथियों को याद करने का। तो इस लार ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियों में सबसे पहले ये क्या आता है, ठुड्डी, हनु, और एक लार ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, एक जोड़ी लार ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। अगर हम देखें अपने दांत के हिस्से को तो दांत के आगे और होठ के पीछे अगर कोई भोज्य पदार्थ है तो उसमें तरल पदार्थ भरने लगता है, ये होता है लार। इसमें टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि पाचन और जीवाणु बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो एक जोड़ी लार ग्रंथि आपके होठ के पीछे और दांत के आगे होता है, इसे हम लोग अधोहनु लार ग्रंथियाँ कहते हैं। दूसरी जोड़ी अगर बात करें तो लोग जीभ के नीचे, जो हमारा जीभ होता है, अगर हम दांत को उठा लें और जीभ के नीचे, दांत के पीछे और जीभ के आगे ऊपर के हिस्से में, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा दांत है और यहाँ पर तालू, और तालू में ये जीभ है। ठीक है बेटा। तो मैंने बताया कि एक आपकी लार ग्रंथि, एक जोड़ा यहाँ पाई जाती है और एक लार ग्रंथि यहाँ पर जो जीभ से जुड़ी होती है। ठीक है, जो जीभ की जुड़ने का हिस्सा होता है यहाँ पर। अगर ये दांत हमारा है तो जो लार ग्रंथियाँ हैं वो लार ग्रंथियाँ एक तो यहाँ है और दूसरी जोड़ी यहाँ पर है, और तीसरी जोड़ी, अच्छा, इनको क्या कहते हैं हम लोग, अधोजीवा। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अधोहनु लार ग्रंथि। इन्हें अधोजीवा मतलब जीभ के नीचे स्थित लार ग्रंथि। और तीसरी होती है कान के ठीक जड़ में, यहाँ पर, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्णमूल लार ग्रंथि। तो 3 नाम बताया गया आपको, अधोहनु लार ग्रंथि, अधोजीवा लार ग्रंथि और कर्णमूल लार ग्रंथि। तो मनुष्य में ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका काम होता है पाचक एंजाइम टालिन नामक एंजाइम को स्रावित करती है, जिसमें भोजन आने पर उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, और भोजन को चबा करके लुगदी जैसा बना करके उन्हें आगे पहुंचाने का कार्य करता है। अब उसके बाद आता है आपका तीसरा, जो है आपका तीसरा पॉइंट जो इसमें था हमारे पास, क्या था बेटा, जीभ। अगर हम जीभ की बात करें तो मनुष्य का जीभ कुछ इस प्रकार से होता है।
ये इस तरह की संरचना देखने को मिलती है बेटा आपको। ये पीछे तक अगर हम देखते हैं इसको, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अब वो इसमें जो स्वाद कलिकाएं होती हैं जो कि इनमें स्वाद का पता बताती हैं। क्या बताती है बेटा? कि स्वाद का पता बताती हैं। तो सबसे जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो मीठे का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है बेटा? ये मीठा का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है बेटा? ये मीठा का ज्ञान कराता है। और उसके बाद ये जो किनारे वाले पास वाले हिस्से होते हैं साइड में, इस तरह से आप अगर अपने जीभ को देखें तो आपके जीभ को मोटाई में जो देखने को मिलता है, तो इस तरह के हिस्से होते हैं, वहाँ पर कुछ धारियाँ, पतली पतली धारियाँ बनी होती हैं। तो ये जो होता है, ये जीभ का वह हिस्सा होता है जो खट्टे और नमकीन का ज्ञान कराता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? खट्टा, और ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है? नमकीन का ज्ञान कराता है। और उसके बाद अब कड़वा की बात आती है। तो आप लोग को पता है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दवाइयों को खाने में बड़ा हिचक महसूस करते हैं कि यार बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं और जीभ के बीचों बीच डाल देते हैं ताकि जल्दी चला जाए और कड़वा ना लगे। लेकिन जो स्वाद का कड़वापन होता है जीभ पर, कड़वेपन का ज्ञान करने वाला हिस्सा होता है वो सेंटर वाला हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा लगभग होता है। और ये क्या करता है? ये कड़वेपन का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है बेटा? कड़वा। तो कोई भोज्य पदार्थ अगर कड़वा है तो यहाँ से हमको मान मिलेगा। तो हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जीभ का कार्य होता है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना और उसका ज्ञान कराना। तो भोजन को ग्रहण कर उसके स्वाद का ज्ञान कराने के लिए जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ये इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो जो मीठे का ज्ञान कराता है, मीठा ज्ञान कराता है। साइड में नमकीन, खट्टा, और बीचों बीच क्या होता है? कड़वे का ज्ञान होता है। अब इसके बाद जीभ के बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है वो होता है क्या? एपिग्लॉटिक्स, घंटी या घाटी या ललरी। तो ये क्या करता है, जब हम भोजन को दांत के द्वारा चबा करके उसमें लार मिल जाने पर वो पतला लेई के समान लुगदी जैसा बन जाता है या निगलने लायक हो जाता है। तो अगर वो निगलने लायक है और अगर बड़ा पार्टिकल है तो घाटी उसे क्या करती है? रोक देती है और अंदर नहीं आने देती है उसके। नहीं तो अगर पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो घाटी उसको अंदर जाने देती है। और साथ ही साथ में ये भोजन करते समय श्वास नली को भी क्या करती है? बंद करती है, ताकि भोज्य पदार्थ श्वास नली में ना जाए। तो ये आपका हो गया मुख, और उसके पीछे का हिस्सा क्या होती है? ग्रासनली। अब ग्रासनली की बात करें, भोजन हमने खा लिया, दांतों से चबा लिया, और उसके बाद लुगदी के रूप में कहाँ भोजन आ गया? आमाशय में। आमाशय में भोजन कहाँ करेगा? 3 से 4 घंटे तक रहेगा। और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक एंजाइम एक अम्ल स्रावित होता है जो कि भोजन को गलाने का काम करता है। जो बड़े बड़े ठोस पार्टिकल आते हैं उनको क्या करता है? गलाने का काम करता है। म्यूकस होता है जो कि आमाशय की दीवार पर लग जाता है ताकि HCl का प्रभाव उस पर न पड़े। उसके बाद यह भोजन 3 से 4 घंटे के बाद आगे बढ़ता है और ग्रहणी में इसका पाचन होता है। तो ग्रहणी में पाचन इसका शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया होते होते कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है आपके इस वाले हिस्से में जो कि छोटी आंत का इलियम वाला हिस्सा या शेषात्र होता है। यहाँ पर अंगुली के समान ढेर सारी संरचनाएं होती हैं जो कि भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने का काम करती हैं। जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उनको, और जो तरल के रूप में होती हैं उसे अवशोषित किया जाता है और फिर बाकी अपचे भोज्य पदार्थ को आगे भेज देता है। वो कहाँ पहुँचता है? वो सिकम में पहुँचता है। सिकम बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है जो कि एक थैली की नुमा संरचना में होता है। यहाँ भोजन पहुँचता है और यहीं पर एक कृमि रूपी अंगुली के समान संरचना होती है जिसे हम लोग परिशेषिका कहते हैं या अवशेषीय अंग है। इसके बाद इसमें इन पचे हुए भोज्य पदार्थ में आवश्यकता से अधिक जल, आयंस, खनिज लवण आदि का उपस्थिति अगर होती है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कोलन के द्वारा अवशोषित कर जाता है और फिर उसे कहाँ भेजता है? मलाशय में। और मलाशय से ये समय समय से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो मुझे मुख्य रूप से आप लोग को इतनी बातें समझानी थी। और इसके बाद अब अगला टॉपिक जो शुरू होगा आपका वो होगा पाचक ग्रंथियों में। लाल ग्रंथि आपने पढ़ी ली है, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अग्नाशय जो है अग्नाशय और यकृत ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथियाँ हैं और इसके बारे में अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।
और ये वीडियो पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो दे दिया है और अब हर वीडियो में मैं यहाँ साइड में पार्ट लिख दूंगा कि ये कौन सा पार्ट है, ताकि आप लोगों को वीडियो का क्रम भी मालूम चलता है। हालांकि मैंने जो वीडियो डाला है उसमें 1 2 3 करके डाले हुए पार्ट्स, फिलहाल आप लोग यहाँ पार्ट 5 लिखा हुआ है, इसको भी देख लें। तो ये 4 पार्ट इसके पहले दे दिया गया है और 5वां पार्ट है। अब जो पार्ट आएगा वो 6वां पार्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।